हाय फ्रेंड, आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी राजनीतिक शास्त्र का अध्याय 3 समानता पढ़ा रहे हैं। यह अध्याय समानता की अवधारणाओं के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। यहाँ समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश की गई है। समानता क्या है? हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं? इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसे अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से होगा। इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र देखेंगे। यह केवल इसीलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ बूझ सके। इन आंकड़ों के चित्रों को याद करने की जरूरत नहीं है। समानता महत्वपूर्ण क्यों है? समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश एवं राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदारी होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और समान पाने योग्य है। साक्षी मानवता की एक धारणा है। सार्वभौमिक मानवाधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी अवधारणाओं के पीछे रहती बहुत सी सामाजिक संस्था और राजसत्ता लोगों के पद, धन, हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती है। आधुनिक काल में भी सभी मनुष्यों में समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों की एकजुटता डालने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भूसामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। समानता का मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी और यह लगातार उन संघर्ष समूह द्वारा उठाई जा रही थी जो महसूस करते थे कि उन्हें समाज के किनारे कर दिया गया है, जैसे कि महिलाएं या दलित। मैं जिन लोगों को जानता हूँ वह सभी किसी न किसी धर्म में विश्वास रखते हैं। मैं जिन धर्मों के बारे में जानता हूँ वह सभी समानता का संदेह देते हैं। जब ऐसा है तो दुनिया में असमानता क्यों है? आइए आज हम जानते हैं असमानता का कारण क्या है। आज असमानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। हमारे अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़ी पट्टी, विश्व स्तरीय सुविधाओं में से लेन, स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा से विहीन स्कूल, भोजन की बर्बादी के साथ साथ भुखमरी देख सकते हैं। कानून जो वादा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। नीचे विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन पर एक गहरी नज़र डालिए। विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हैं। दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों को सामूहिक आमदनी से अधिक है।
दुनिया में 40% गरीब जनसंख्या की दुनिया की कुल आमदनी की हिस्सा केवल 5% है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया के 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। पहली दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपों को आंकड़े आधुनिक देशों की दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता था, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में है और दुनिया के 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल किया गया। इन आंकड़े उद्योगों देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करता है। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले है, जबकि कर्नाटक के लिए यही खतरा 8700 से 1 मामले। जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योग को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लाया जा रहा है। भारत में आर्थिक समानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। यहाँ भारत के 2011 की जनगणना के लिए घरेलू संपदा की सुविधा के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन आंकड़ों को गांव और शहर के बीच की असमानता को समझने के लिए पढ़िए। आपका परिवार इन आंकड़ों में कहाँ आता है? परिवार जिनका नाम है बिजली का कनेक्शन, मकान में सरकारी नल के कनेक्शन, मकान में स्नानघर, टेलीविज़न, स्कूटर, पेमेंट, मोटरसाइकिल, कार, चिप, वैन। यह हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है। लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर तरफ हमें असमानता के दर्शन होते हैं। हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिसमें धन, संपदा, अवसर, कार्य स्थिति की शक्ति भारी असमानता है। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या यह सामाजिक जीवन की अस्थायी और अपरिहार्य लक्षण है, जो मनुष्य की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को भी प्रतिबंधित करते हैं? क्या यह असमानता हमारे सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें दुनिया भर के लोगों को बरसों से परेशानी कर रहा है। इस तरह के सवालों में समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया। राजनीतिक सिद्धांत के छात्र को सवालों को एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इसी तरह एक सवाल है कि समानता का क्या निहितार्थ है, जबकि हम बहुत से मायने से बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं। यह बात कहने का आश्रय क्या है कि हम समान हैं? हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में, हम किस तरह और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और प्रश्न उठाए गए हैं। हम यहाँ उन पर भी विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक ही तरह का व्यवहार करना चाहिए? समानता क्या है? एक नज़र से स्पष्ट है। अश्वेत लोग के बैठने की जगह पिछवाड़े में प्रवेश नहीं। कुत्ते, निग्रो और मैक्सिको वासी। पीने का पानी श्वेत और श्वेत। विश्वास गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। ये चित्र मनुष्यों को बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। यह हम में से अधिकांश को अस्वीकार्य है। वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साक्षी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और प्रवाह के हकदार हैं। हालांकि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान वार्तालाप नहीं करता। समाज के सहज कार्य, व्यापार के कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों का महत्व और लाभ भी अलग अलग
मिलता है। कई बार इस वार्तालाप में यह अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं करता जब तक कि उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन कुछ अलग किस्म के असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कौन सी विशेषताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक है और कौन सी नहीं। कई बार लोग से अलग तरह का बर्ताव इसीलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति और लिंग में हुआ है। हम असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि सभी को समान सफलता न मिले। अगर वह अपने अंदर छिपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम है तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं जबकि कुछ और अपने कड़े परिश्रम या चेतना के विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वो जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होनी चाहिए। अवसरों की समानता। समानता की अवधारणा में ये निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों को, आकांक्षा को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों का हकदार है। इसका आश्रय यह है कि समाज में लोग अपने पसंद और प्राथमिकता के मामले में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यता में भी अंतर हो सकता है और वह हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाए, लेकिन केवल इसीलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया है या कोई बहुत सफल वकील बन गया है, समाज को असमान नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकार में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ें की उपलब्धता में असमानता से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। प्राकृतिक और सामाजिक असमानता। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानता और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानता लोगों में उनके विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। समाज जनित असमानता वह होती है जो समाज के अवसरों की असमानता होने या किसी समूह से दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। प्राकृतिक असमानता लोगों को जन्मजात विशेषता और योग्यता के परिणाम मानी जाती है। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नता को बदला नहीं जा सकता है। दूसरी ओर वह सामाजिक असमानता है जिन्हें समाज ने पैदा किया है। उदाहरण स्वरूप, कुछ समाज बौद्धिक काम करने वाले को शारीरिक कार्य करने वाले से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वह विभिन्न वंश, रंग, जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। इस तरह के भेदभाव और समाज के मूल्य प्रतिबंधित होंगे और इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरे हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक आते हैं। मैं घर के काम में माँ के हाथ भी बटाती हूँ। तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो? प्राकृतिक और समाज मूलक असमानता में फर्क करना इसीलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानता को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानता में फर्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों को वार्तालाप में कुछ असमानता लंबे काल तक विद्यमान रहती है तो वह हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषता पर आधारित लगने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो जन्मगत हो और आसानी से बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए, औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती है। उन्हें भीरू या पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता है, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत भी थी। इसीलिए यह मान लिया गया था कि औरत को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। अफ्रीका में काले लोग
उपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले निरीह बच्चे के महज शारीरिक श्रम, खेल कूद और संगीत में बेहतर माने गए हैं। यह धारणा दास प्रथा जैसे संस्थाओं को नियोजित ठहराने में प्रयुक्त हुए। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के फर्क का प्रतिबंध माना जाता है। प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है, वह यह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ विभिन्नता अब अपरिवर्तनीय नहीं रहा। उदाहरण स्वरूप चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति में विकलांग व्यक्तियों को समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया गया। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकती है। पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पाँव शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति में शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग शायद ही चल या बोल सकते थे, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान किया। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उबरने के लिए जरूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इन आधार पर इनकार कर दिया जाए तो प्राकृतिक रूप से वह कम सक्षम है, तो यह अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानता के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों की निर्धारण करने में मानदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थिति में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फर्क करते हैं। यह दूसरी तरह की समानता के पक्षधर लोगों को सरोकार का स्रोत है। वो चाहते हैं कि परिवेश में जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। समानता के 3 आयाम हैं। हमने इस सवाल पर विचार किया है कि किस प्रकार सामाजिक अंतर स्वीकार किया जा सके। इस पर विचार करने के बाद हमें ये सोचने की जरूरत है कि समानता के वे कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते हैं समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं में समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों में रेखाकृत किया गया। समानता के तीनों आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। राजनीतिक समानता लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिक को अपना विश्वास करने और राज्य के कामकाज के हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार है जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफ़ी असमानता बरकरार है। ऐसी असमानता अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की विभिन्नता का परिणाम होती है। इसीलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। सामाजिक समानता राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, पर इसके साथ अवसरों की समानता देने में भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी थी कि विभिन्न समूह और समुदाय के लोग के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो।
इसके लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक समानता के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। समाज में सभी सदस्यों को जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार एवं न्यूनतम वेतन जैसे कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी भी जरूरी माना गया है। इन सुविधाओं के अभाव से समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करना संभव नहीं होगा। जिस समाज के अवसरों की समानता विद्यमान न हो, वहाँ से अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। भारत में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकारी का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ के गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों के समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना, शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित देने जैसे उपाय करके राज्य यह भूमिका निभाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता। आर्थिक समानता। आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में खामी भिन्नता है। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका तो यह भी है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूह के बीच के अनुपातिक अंतर नापा जाए। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना है। यह सही है कि समाज में धन, दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देता है जिनके पास प्रतिभा और संकल्प है। समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इससे यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज अपनी स्थिति बेहतर कर सकती है। शिक्षा में असमानता। नीचे दिए गए तालिका के विभिन्न समुदाय में शैक्षिक स्थिति से भी कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन समुदाय की शैक्षिक स्थिति में जो अंतर है, क्या वह महत्वपूर्ण है? क्या इन अंतरों का होना केवल एक संयोग है? क्या यह अंतर जाति व्यवस्था के असर की ओर ले सकते हैं? आप यहाँ जाति व्यवस्था के अलावा और किन कारणों का प्रभाव डालते हैं? शहरी भारत में उच्च शिक्षा को जातिगत समुदाय की असमानता। जाति समुदाय प्रति 1000 लोगों के स्नातकों की संख्या। अनुसूचित जाति 47, मुस्लिम 61, हिंदू अन्य पिछड़ा जाति 86, अनुसूचित जनजाति 109, ईसाई 237, सिख 250, हिंदू 253, अन्य धार्मिक समुदाय 315, अखिल भारतीय औसत 155। लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसे वह असमानता अधिक खतरनाक है जो पीढ़ी से अनछुई रही है। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों को बेशुमार धन, दौलत और इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं तो समाज वर्गों में बढ़ जाता है। एक और वह जो पीढ़ियां से धन, विशेषाधिकार और सत्ता का उपभोग करते हैं और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने रहें। कालक्रम में ऐसा रंगभेद आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्गों की शक्ति का कारण ऐसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज के दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स में दलील दी कि खाई नुमा और समानताओं या बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन, तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व मालिक कोई वर्ग के सिर्फ अमीर नहीं बनाता, उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। यह ताकत उन्हें राज्य के नीति और कानून को प्रभावित करने के सक्षम बनाती है और वह लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मार्क्सवादी और समाजवादी। आर्थिक असमानता, सामाजिक रुतबे या समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानता सामाजिक रुतबे और विशेषाधिकार जैसे अन्य तरह की सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। इसलिए समाज में असमानता को निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों
और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता को नियंत्रण कायम करने की सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की जरूरत है। वाद विवाद संवाद। महिलाओं को सेना की लड़ाकू टुकड़ियों में शामिल होने और सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के नस्लीय असमानता एक अधूरा स्वप्न आंकड़े बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता के बारे में और भी खोज की गई करे। हमारे देश में कौन कौन से समूह इसी प्रकार की असमानता के शिकार है? अमेरिका में इस असमानता को कम करने के लिए किस प्रकार की नीतियां अपनाई गई? क्या उनके अनुभवों से कुछ सीखा जा सकता है? क्या उन्होंने भी हमारे अनुभव से कुछ सीखा? उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंद्वों के सिद्धांत का समर्थन करते हुए वो मानते थे कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने की सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप करना है। लेकिन इससे समाज के खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज के लाभांशों के वितरण के सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होती है। उदारवादियों का मानना था कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी और समानता की खाई नहीं बनेगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संसाधनों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्योचित और कारगर है। उदाहरण स्वरूप, अपने देश में अपने छात्र व्यावसायिक और पाठ्यक्रम में नामांकन की आशा करते हैं, जबकि प्रवेश नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वह स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच के अनेक असमानता न तो नरसिंह है और न ही आवश्यक है। नारीवादी का मानना है कि इन असमानताओं का बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समानतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। पितृसत्ता से आश्रय एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता से आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्राकृतिक से भिन्न और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। नारीवाद इस नजरिए पर सवाल या निशान लगाते हैं कि इसके लिए वह स्त्री पुरुष और जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं को विभेद के रूप में अंतर करने का आग्रह करते हैं। जैविक या लिंग भेद सेक्स प्राकृतिक और जन्मजात होता है, जबकि लैंगिकता समाज जनित है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि मनुष्य का नर या मादा के रूप में जन्म होता है, लेकिन औरत या मर्द को जिन सामाजिक भूमिका में हम देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। उदाहरण के लिए, यह जीव विज्ञान का एक तथ्य है कि केवल औरत ही गर्भधारण करके बालक को जन्म दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान के तथ्य यह निहित नहीं है कि जन्म देने के बाद केवल स्त्री ही बालक का लालन पालन करे। नारीवादियों ने हमें सिखाया है कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्राकृतिक ने नहीं, समाज ने पैदा किया है। पितृसत्ता ने श्रम का कुछ ऐसा विभाजन किया है कि जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में है। नारीवाद इस विभेद पर भी सवाल खड़े करते हैं कि उनका कहना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में भी सक्रिय होती है, इसीलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत है, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधे पर है। नारीवाद इसे स्त्रियों के कंधे पर दोहरा बोझ बांधते हैं। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियां सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में न के बराबर महत्व दिया जाता है। नारीवाद का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच यह भेद और समाज या व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और मिटाना जाना चाहिए।
के लिए अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षिक संस्थाओं और प्रवेश की परीक्षाओं का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया ताकि हर प्रत्याशी की स्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले। फिर भी कुछ को प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। समाजवादियों से उलट उदारवादी नहीं मानते हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती है। उनका मानना है कि इनमें से हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक विभिन्नता और आर्थिक असमानता के समाधान की विविध रणनीति की खोज करना भी जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वह केवल ऐसी अन्याय और गहरी असमानता को ही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता विकसित करने से रोकती है। आओ कुछ करके सीखें। अपने विद्यालय में छात्र-छात्राओं पर ध्यान दो और उनमें नजर आने वाली सभी आर्थिक, सामाजिक असमानताओं की सूची बनाइए। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? अभी समानता के उद्देश्य को पाने में सर्वाधिक वांछनीय तरीके के बारे में समाजवादियों और उदारवादियों के बीच कुछ बुनियादी मतभेदों पर चर्चा की गई। जबकि इन अलग-अलग दृष्टिकोणों के तुलनात्मक गुणों के सीमा पर अवसर के बहस हो रही है, आज भी यह विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीतियां आवश्यक होगी। खास तौर से सोचना है कि क्या समानता लाने के उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है। इस मुद्दे पर हाल ही के वर्षों में बहुत विवाद खड़ा हुआ। इस विषय पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी। औपचारिकता, समानता की स्थापना। समानता लाने की दिशा में पहला कदम और समानता और विशेष अधिकार की औपचारिकता व्यवस्था के समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता की कुछ रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्था से संरक्षित रखा गया है। इन रिवाजों या कानूनी द्वारा समाज के कुछ हिस्से को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से रोका जाता है। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता है। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधि में भाग लेने की इजाज़त नहीं होती है। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकते हैं। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोग ही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह। यह खासकर वह असमानता थी जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई और उसके बाद तक बनी रही। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना है और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी निगमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन जरूर करते हैं। भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानता की पहचान की, जिनके खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता, जातिगत असमानता, कुछ देशों का अन्य पर उपनिवेशिक शासक और निस्संदेह आर्थिक समानता। यह आज स्वप्रमाणित धारणा लग सकती है, लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच आमतौर पर यही तर्क चलता था कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है, जिसके खिलाफ संघर्ष और प्रहार है। दूसरी असमानता गौण या आर्थिक असमानता का खात्मा होती है, वह स्वतंत्र खत्म हो जाएगी। लोहिया का कहना था कि इन असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं और उनके सबके खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छिड़ने होंगे। उन्होंने एकाकी क्रांति की बात नहीं कही। उनके लिए उक्त 5 असमानता के खिलाफ संघर्ष का अर्थ है 5 क्रांतियाँ। उन्होंने इस सूची में 2 और क्रांति को शामिल किया: व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति तथा अहिंसा के लिए सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति। ये ही सप्त क्रांतियाँ थी जो लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श है। समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि
इससे सभी निर्देश एवं विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। चूँकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए यह जरूरी होगा कि सरकार और कानून और समानता की व्यवस्था को संरक्षण देना बंद करे। हमारा संविधान ने भी यही किया है कि संविधान धर्म, नस्ल और जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी अवमूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी है और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म, लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के रूप में समाहित किया जाए। विभेदक बर्ताव का द्वारा समानता, जैसा कि हम देख चुके हैं, समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सके, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोगों के कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए विकलांगों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढाल वाले रास्ते को मांग नियोजित होगा, क्योंकि इससे ही उनके सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकेगा। इसी तरह रात को कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को कॉल सेंटर आते आते समय विशेष सुरक्षा की जरूरत हो सकती है, इससे उसके काम के समान अधिकार की रक्षा हो सके। समानता की कटौती इन्हें बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा। आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर देखना होगा किस तरह के विभेद अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करता है और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई जानी चाहिए। आजकल इस तरह के सवालों पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों में अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीति अपनाई है। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई है। अगले खंड में सकारात्मक कार्रवाई के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। हम सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियां और उठाए गए कुछ मुद्दों को भी समझेंगे। सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं और समानता को मिटाने के लिए भी जरूरी है। आओ कुछ करके देखें। अलग अलग तरह के शारीरिक विकलांग के शिकार छात्रों के अलग अलग छात्रों के भांति सीखने के लिए आवश्यक सुविधा की यह सूची बनाओ। आपके विद्यालय में इनमें से कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है और समानता की गहरी खाई को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाए। इसीलिए सकारात्मक कार्रवाई की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानता के संचय दुष्प्रभाव को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती है। सकारात्मक कार्रवाई के कई रूप हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदाय के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वीरता के आधार पर खर्च करने के लेकर नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक नीतियां हो सकती है। अपने देश में वंचित समूह को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा के आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाए हैं। यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही है। इस नीति को इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वंचना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे। जो समुदाय अतीत में प्रीत और समान अवसरों से वंचित रहे, उनमें यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। इसीलिए एक समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण हित में उनके विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाला तत्व उपाय माना गया। इसके पीछे मान्यता यह है कि विशेष बर्ताव इन समुदाय के बर्ताव वंचना से उबरने में सक्षम बनाए और फिर यह अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सके। क्योंकि हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीति का समाज को अधिक क्षमता मूलक बनाने के समर्थन किया गया, लेकिन कुछ सिद्धांतकारी इन नीतियों के खिलाफ तर्क देता है कि वे सवाल करते हैं कि क्या लोग में विभेदीकरण बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाएगा।